हेलो जुनूस, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। एंड कैसी चल रही है पढ़ाई, क्या है आप लोगों के हाल चाल, सब बढ़िया? चलो ग्रेट। तो गाइज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर को खत्म कर चुके थे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के चैप्टर को खत्म करने के बाद अब हम लोग हमारे केमिस्ट्री में जो तीसरा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो आज से शुरू करने वाले हैं। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे आज से जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ गाइस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट करने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि हम लोग, जैसा कि अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले हमने वीडियो डाला था कि हम लोग हमारे जुगनू बैच को और हमारा जैगवार बैच को, जैगवार सीरीज जो 12th के लिए चल रही है, जुगनू सीरीज जो 11th के लिए चल रही है, ये दोनों ही सीरीज क्लास 12th और 11th के साथ साथ हम लोग मेजर फोकस जेई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को करेंगे। और जेई और नीट क्योंकि अब एनटीए करा रहा है तो एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखना शुरू कर रही है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और एनसीईआरटी भी बैकएंड में देखेंगे कि एनसीईआरटी में हमको कौन कौन से पॉइंट मार्क करके रखने हैं जहां से हमें नीट और जेई में क्वेश्चन बन सकता है। तो कंबाइंड तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग भी जो मेरे साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग मेरी क्लास को फॉलो कर लेंगे तो बाद में आपको एनसीईआरटी उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों का बहुत औसम काम हो जाएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। गाइस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सो व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, what is the need to classify the elements। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे, that what is the need to classify the element। हमारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की नीड क्या है, उसके भी पहले मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा ये वर्ड कि क्या आप लोगों को एलिमेंट के बारे में कुछ याद भी है या नहीं। चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सिखाया था दैट एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली one type of atom। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कमरे में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है तो ऑक्सीजन गैस के अंदर आपको जितने भी एटम दिखाई देंगे सभी ऑक्सीजन के होंगे। उनका एटॉमिक नंबर 8 होगा, एटॉमिक मास 16 होगा, उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन रहेंगे, सब कुछ प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उन्हें एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज द नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट। देखो गाइस, जब हम शुरुआती दिनों की बात करें तो जब समय 1800 चल रहा था तब लोगों के पास में लगभग 31 एलिमेंट्स नोन थे। उस वक्त कुल 31 एलिमेंट्स नोन थे और तब के साइंटिस्ट को इन 31 एलिमेंट्स के नामों को याद करना, इन्हें रटना, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन समय आगे बढ़ा, साइंस ने और ज्यादा डेवलपमेंट शो किया और बाय द टाइम ऑफ 1865 मेरे प्यारे बच्चों लगभग अप्रोक्सीमेटली 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। और उसके बाद में अगर मैं आज की बात करूं, 2022 की बात करूं, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स, हमारे पास में 118 एलिमेंट्स पूरी तरीके से नोन है। और रिसर्च गाइस जारी है, रिसर्च आज भी जारी है। लोगों को आज भी इतने कीड़े काट रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं कि हम नए नए एलिमेंट ढूंढें। तो व्हाट इज द नीड टू क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स। देखो, अब यहां पर एक बात बताओ, इमेजिन करो मैं तुम लोगों को
एक किराने की दुकान पर भेजूं, ग्रोसरी शॉप पर भेजूं, और ग्रोसरी शॉप पर मैं आप लोगों को 118 आइटम की लिस्ट बना दूं, जिसमें तुम्हारी मैगी होगी, तुम्हारा साबुन होगा, डिटर्जेंट होगा, विम लिक्विड, जैसे विम लिक्विड होगा स्पेसिफाई करूँ तो, साबुन में लक्स की साबुन होगी, शैम्पू में फॉर एग्जांपल सनसिल्क का शैम्पू होगा, और डिटर्जेंट में एरियल डिटर्जेंट होगा, और नूडल्स में ईपी नूडल्स होगा या चिंग्स का नूडल्स होगा, जो भी होगा, और हींग होगा तो रामदेव की हींग होगी, मिर्ची होगी तो पुष्प की हींग होगी। ऐसा स्पेसिफाई करके तुमको मैं 118 आइटम की लिस्ट दे दूं, और तुमको ये सामान लेने के लिए मैं एक ग्रोसरी की दुकान पर भेजूंगा। इमेजिन करो पुराने ज़माने की ग्रोसरी की शॉप है, एक अंकल बनियान और धोती लपेट के आगे गल्ले पर बैठे हुए, मोटी सी तोन लेकर, और उनके पास में गुल्लक, एक वो है तराजू है, तराजू के ऊपर वो सामान तोल तोल के देंगे। उनके चारों तरफ एक बड़े से बोरे के अंदर गेहूं है, एक में चावल है, एक में दाल है, एक में मूंग की दाल है, एक में कुछ और, ऐसा वो घेर के बैठे, और पीछे दुकान एकदम काली काली सी दिख रही है, लाइट भी कम है, और ऐसे बड़े बड़े खोखों के अंदर सामान भरा हुआ है। अब क्योंकि वो नथुलाल किराने वाला तुम्हारी पहचान वाला है, तो नथुलाल ने बोला बेटा आ गया, जा बेटा तेरी दुकान है, तेरा सामान निकाल ले। अब तुम उस नथुलाल किराने वाले की दुकान में घुस तो गए, अब तुम ढूंढ रहे हो नूडल्स। अब तुमको नूडल्स दिख ही नहीं रही, क्योंकि सब तो खोखों के अंदर सामान भरा हुआ है। अब तुम एक खोखा उतारते हो, उसके अंदर देखते हो अरे बाप रे तो साबुन का है, हटाओ। फिर दूसरा खोखा उतारते हो, अरे बाप रे तो मिर्ची का है, हटाओ। फिर छाटने वाटने का तुमको नूडल्स दिखती है, लेकिन नूडल्स भी मिक्स है, ईपी भी है, मैगी भी है, तो भैया करोगे क्या? बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको तो पता लगाना कि यार कौन सी नूडल्स मेरे काम की है, क्या है। केओस मचा हुआ है, जिसको बोलना चाहिए केओस मचा हुआ है। दुकान के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। आइटम्स तो सब हैं, 118 के 118 आइटम्स है, लेकिन कौन सा कहां रखा है हमें पता नहीं है। लेकिन अगर इसी की जगह मान लो हम किसी प्रॉपर ग्रोसरी शोरूम पर चले, जैसे डी मार्ट हो गया, या ऐसे कोई बड़े बड़े जो जैसे बिग बाजार हो गया, जो मार्ट नहीं होता, अगर मान लो इनमें हम चले जाएं, तो यहां पर क्या होगा, हम ट्रॉली लेके अंदर घुसेंगे, चाय का सेक्शन, अलग अलग टाइप की चाय, अरे ये रही मेरी गुडरिक चाय, उठाई आगे बढ़े। नूडल्स का सेक्शन, अरे ये रही मेरी मैगी, उठाई आगे बढ़े। अरे मसालों का सेक्शन, मिर्ची का सेक्शन, ये रही पुष्प की मिर्ची, लेकर आगे बढ़े। समझ में आ जाता है। बिलिंग मतलब जो बिलिंग सेक्शन होता है वो भी कंपैरेटिवली इजी होता है। तो आप लोग खुद बताओ कि आप लोग कहां से शॉपिंग करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली डी मार्ट वगैरह से, क्योंकि वहां पर टाइम बचता है, और आज की तारीख में टाइम इज मनी। सिमिलर चीज हमारे साइंटिस्ट लोगों ने सोची कि यार धीरे धीरे नंबर ऑफ एलिमेंट की डिस्कवरी बढ़ती जा रही है। पहले तो नेचुरल एलिमेंट्स थे, लेकिन 1865 से लेकर आज की तारीख तक हम लोगों ने लगभग 26 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंथेसाइज कर लिए हैं लेबोरेटरी में, और लगभग 92 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल ओरिजिन के हैं। यही कुछ आसपास का नंबर है। तो यार अगर इतने सारे एलिमेंट्स होंगे तो हम लोगों को इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक क्लासिफिकेशन तो डेवलप करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को इजीली क्लासिफाई कर सके, सो दैट द एलिमेंट्स कैन बी easily classified, so that elements can be easily classified, so that elements can be easily classified according to their physical and chemical properties, physical and chemical properties। हम एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपरली उनको क्लासिफाई कर सकें, उनको अरेंज कर सकें। जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी सेम हो, जिन एलिमेंट की वैलेंसी सेम हो, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम हो, उनको एक साथ एक फैमिली में एक ग्रुप के अंदर रख दें, और इस तरीके से अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स हम लोग पता कर सके। तो क्या आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई? क्या आप लोगों को नीड समझ में आई? चलिए आइए एक बार हम लोग हमारी आंखों से एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे कि एनसीईआरटी में ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। गाइस एनसीईआरटी की आपकी जो शुरुआत होगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, वो आपके ग्लेन टी सीबोर्ग नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इनके स्टेटमेंट से शुरू होगी। खैर इनका स्टेटमेंट से ज्यादा इनका नाम इंपॉर्टेंट है। गाइस इन इंसान के बारे में, ग्लेन टी सीबोर्ग के बारे में
मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा जो आप लोग यहीं पर स्टार बना के नोट करेंगे, दैट ये जो ग्लेन टी सीबोर्ग है, ये जो आपके ग्लेन टी सीबोर्ग हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था या मैं कहूं सिंथेसाइज किया था आपका एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, यानी इन्होंने पीरियोडिक टेबल के 101वें एलिमेंट को डिस्कवर किया था। एंड इन ऑर्डर टू गिव मेंडलीव, आप लोग अभी आगे चल के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, सो इन ऑर्डर टू गिव ट्रिब्यूट टू मेंडलीव ही नेम्ड दिस एलिमेंट एज मेंडलीवियम। इन्होंने इस एलिमेंट का नाम ही क्या रख दिया, इन्होंने इस एलिमेंट का नाम ही मेंडलीवियम रख दिया, मेंडलीवियम रख दिया, एक ई काट दिया, मेंडलीवियम कर दिया। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को नीट पर्पस से काम में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को नोट तो करा दिया, अब आगे बढ़ते हैं और एक बार इनके स्टेटमेंट को आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट से लेकर रिसर्च करने वाले प्रोफेशनल तक को सबको केमिस्ट्री के बारे में एक आइडिया देती है, केमिस्ट्री के अलग अलग फैक्ट को बताती है और यह बताती है कि किस प्रकार हमारे एलिमेंट्स एक फैमिली के फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के अंदर देखे जा सकते हैं कि एलिमेंट के अंदर कितनी सिंक्रोनी है, कितनी सिमिलैरिटी और कैसे ये लोग भी एक फैमिली की तरह रहते हैं। तो ये ग्लेन टी सीबोर्ग का स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट, ये सारा पॉइंट देखो हम लोगों ने डिस्कवर, जो बात यहां पर हुई थी ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर लिखी है। देखो 1800 के आसपास 31 एलिमेंट्स नोन थे, 1865 के आसपास 63 एलिमेंट्स नोन थे, और क्योंकि ये पुराना पैटर्न है, पुराना एडिशन एनसीईआरटी का, ये बोल रहा है नेट प्रेजेंट 114 एलिमेंट नोन है। लेकिन गाइज आप लोग ध्यान रखेंगे 2016 सन 2016 जो ग्रेविटी सर्कल के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की शुरुआत का टाइम था, फिर हम लोग बाद में ऑनलाइन आ गए, ऑफलाइन बंद कर दिया, लेकिन 2016 जब हम लोग ऑफलाइन की जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब 4 नए एलिमेंट्स के नाम आए थे और ये आप लोगों का आज की क्लास का होमवर्क है। आप लोग ये सर्च करके आएंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट थे जिनका नाम 2016 में पड़ा, और एनसीईआरटी का ये वाला स्टेटमेंट अब चेंज कर दिया जाएगा। अब ये बोला जाएगा कि आज की तारीख में पूरे 118 एलिमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग, और ये इस बात को बोल रहा है कि नए एलिमेंट की सिंथेसिस आज भी जारी है। तो अब साइंटिस्ट लोगों की प्रॉब्लम्स को ईज आउट करने के लिए साइंटिस्ट सर्च्ड अ वे फॉर द सिस्टमैटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना भैया हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने सारे एलिमेंट्स को हम लोग कैसे शुरू करेंगे। अब जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा जेनेसिस, यानी कि शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार हमारे शुरुआत हुई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। तो आप सभी लोग भी मेरे साथ में हेडिंग डालेंगे, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग मेरे साथ में, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो गाइज यहां पर एक्चुअली जो सबसे पहला टाइप आया वो आया हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉबरनियर, एंड डॉबरनियर ग्रेव अ ट्रायड लॉ, डॉबरनियर ट्रायड लॉ। नाउ गाइज डॉबरनियर ने जब ये अपना लॉ प्रपोज किया था, इस समय लगभग 1817 का समय हो रहा था, यानी कि 1817 के आसपास की बात थी। इनको भी कुछ 31 से 33 एलिमेंट्स के बीच में नॉलेज था, ठीक है। तो डॉबरनियर ने बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेला। देखो गाइस, इस समय तक
कुछ बातों के बारे में साइंटिस्ट लोगों को पता था, जैसे एक एटम की वैलेंसी के बारे में इनको पता था, एक एटम के इक्विवेलेंट वेट्स के बारे में इनको पता था। आप सभी लोग जानते हैं इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है। जो बच्चों को इक्विवेलेंट मास का मतलब नहीं पता वो लिख लेंगे, दैट इज देयर मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। यानी साइंटिस्ट लोग ये सब बातों को एक्सपेरिमेंटली पता लगा सकते थे। जैसे सीधी सी एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, ऑक्सीजन की अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मतलब वैलेंसी है 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रहा है। और जब हम लोग पुराने जमाने के साइंटिस्ट की बात करते हैं, जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, याद है सब लोगों को, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को हमको ये क्या सिखाता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशो में होता है, और ये रेशो क्या होता है, बाय मास। तो हम लोग तो सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास तो 16 AMU होता है, बट यहां पर ये 8 क्या है, ये 8 एक्चुअली इसका इक्विवेलेंट मास ले लिया गया था। तो इन लोगों को इक्विवेलेंट मास के बारे में और वैलेंसी के बारे में बहुत कुछ पता था। सो डॉबर्नियर ने क्या देखा, डॉबर्नियर ने एक इंटरेस्टिंग बात देखी कि जब वो लिथियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते थे तो उन्हें Li2O मिला, जब उन्होंने सोडियम को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा तो उनको Na2 मिला, और पोटेशियम के साथ K2O मिला। जब उन्होंने इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, इनको LiH मिला, सोडियम के साथ NaH मिला, और इसके साथ में KH मिला। और जब हेलोजन के साथ ट्रीट किया तो इनको LiCl मिला, इनको NaCl मिला, और इनको KCl मिला। तो इन तीनों के हिसाब से इनको समझ में आ गया कि इन तीनों की वैलेंसी सेम है, इन तीनों की वैलेंसी सेम है। देयरफॉर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के अंदर कुछ ना कुछ तो मजेदार बात है। अच्छा, उसके बाद ये लोग क्या करते थे, ये लोग हर एलिमेंट के एटॉमिक वेट को कैसे निकालते थे पता है, ये हर एलिमेंट के एटॉमिक वेट को निकालते थे वैलेंसी को उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके। अब जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8, तो उससे आपको ऑक्सीजन का वेट मिल गया 16। ये उसी हिसाब से सभी एलिमेंट के वेट निकालते थे। तो जब डॉबर्नियर ने सबसे पहले लिथियम का वेट निकाला तो लिथियम का वेट निकला 7, जब उन्होंने पोटेशियम का वेट निकाला ये निकला 39, और जब उन्होंने सोडियम का वेट निकाला तो ये निकला 23। तो यहां पर डॉबर्नियर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस ऑब्जर्व करा कि जब ये एलिमेंट्स को विद देयर सेम प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑक्साइड, जब वो सेम टाइप के ऑक्साइड बनाए, जब वो सेम टाइप के हाइड्राइड बनाए, और जब वो सेम टाइप के हेलाइड्स बनाए। बेटा हेलाइड्स मतलब हेलोजन के साथ, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ। जब ये सेम टाइप के कंपाउंड फॉर्म करेंगे मतलब इनमें सिमिलैरिटी है, तो जब मैं इन एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करूंगा तो मुझे यहां पर अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, उन्होंने कितने एलिमेंट्स का सेट लिया, 3 एलिमेंट का सेट लिया, उन्होंने ज्यादा एलिमेंट नहीं लिए, उन्होंने हर सेट में 3 एलिमेंट लिए, तभी तो ट्रायड आया यानी 3 एलिमेंट रखे। तो जब उन्होंने 3 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा तो उन्होंने पाया कि द एलिमेंट जिसका एटॉमिक वेट 7 है फर्स्ट वाला, और एलिमेंट 3rd नंबर वाला जिसका एटॉमिक वेट 39 है, जब वो इसका एवरेज करते हैं तो इसका एवरेज निकल के आता है 23, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, 2nd नंबर वाले का। तो यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आया डॉबर्नियर के सामने। डॉबर्नियर ने बोला कि जब हम लोग एलिमेंट को इन अ सेट ऑफ 3 अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड दीज एलिमेंट शुड हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड, हेलाइड एंड हाइड्राइड, तो ऐसे एलिमेंट को जब मैं सेट ऑफ 3 में अरेंज करूंगा तो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 3 यानी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट का जब हम एवरेज निकालेंगे
तो वो सेंट्रल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज डॉबर्नियर ट्रायड लॉ। दिस इज कॉल्ड एज डॉबर्नियर ट्रायड लॉ। तो डॉबर्नियर ट्रायड लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया, इन्होंने बोला दैट व्हेन द एलिमेंट्स are arranged, when the elements are arranged in the increasing order of their atomic weights, so when the elements are arranged in the increasing order of their atomic weights with same properties, है ना, सेम प्रॉपर्टी वाले, डिफरेंट प्रॉपर्टी वालों को नहीं रखना है, with same properties, then the mass of first and third element, then the mass of second element, then the mass of second element is the average, mass of second element is the average of first, is the average of mass of first and थर्ड एलिमेंट, यानी आपके फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास के बराबर होगा। क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? इज दिस वेरी मच क्लियर टू यू? कोई परेशानी? चलिए, एनसीईआरटी हमें डॉबर्नियर चाचा जी के बारे में क्या बोलती है, आइए हम लोग समझते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। देखो यहां पर इन्होंने बोला गया इन द अर्लीज 1800 की बात हमसे कही जा रही है। अर्ली जोहन डॉबर्नियर इन अर्ली 1800, हमने यहां पर ईयर एग्जैक्टली क्या मेंशन किया है? 1817, 1817 टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना। इन्होंने एक आइडिया कंसिडर किया, ट्रेंड्स अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, और बाय 1829, यानी इनको 1817 से 1829, देखो कितना ज्यादा समय लगा इनको, 12 साल लगे। ही नोटेड अ सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 elements called as triad. In each case, he noticed that the middle element of each of the triad has an atomic weight about halfway between the atomic weight of the other 2 elements. यानी पहले और तीसरे एलिमेंट के मास को जोड़ो, एवरेज करो तो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। आपको ये एनसीईआरटी में से निकाल के अपने पास में रखना है ना, इस पॉइंट को आपको मार्क करके रखना है। आइए हम इसकी टेबल देखें। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे, टेबल से प्यार करना सीखो। ये जो डॉबर्नियर की टेबल है, इसको उस निगाहों से देखो जिस निगाहों से तुम पापा की परियों को देखते हो, और पापा की परियां केटीएम वालों को देखती हैं। अब गालियां मत देना, मुझे माफ कर दो। ही। तो बेटा ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला ट्रायड लिथियम, पोटेशियम, इन दोनों का मास एवरेज निकालो, सोडियम के बराबर आएगा। दूसरा ट्रायड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। देखो, कैल्शियम का मास 40, स्ट्रोंशियम का मास 137, इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 177। जब मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 88.5 एवरेज आ रहा है। ये देखो बैठ रहा है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर बैठ रहा है। अच्छा, यहां पर देखो क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127, तो ये कितना हो जाएगा 1.5, 7 और 5 12, 1 कैरी, 3 4 5 6, 162 को जब 2 डिवाइड करें 81.25, देखो अप्रोक्सीमेटली 80 फंस रहा है। तो ये 3 ट्रायड्स आपको आपके डॉबर्नियर ने सजेस्ट किए थे, और इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया लॉ ऑफ ट्रायड, ठीक है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ गई? दिस सीम्ड टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट एंड देयरफॉर इट वाज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस। क्या बोल दिया गया कि डॉबर्नियर तू लकी था और ये कोइंसिडेंस माना जा सकता है, इसीलिए इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्यू एलिमेंट्स। तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा? दैट इट इज एप्लीकेबल, it is applicable for only few set of element, only few set of elements, and therefore it was dismissed, and later on it was dismissed। बाद में इसको क्या कर दिया गया? इसको डिसमिस कर दिया गया, और डॉबर्नियर का ट्रायड
धरा का धरा ही रह गया। इसके बाद में बहुत टाइम बाद मतलब कितने टाइम बाद, लगभग 1862 के आसपास एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ए बी डे कैन कॉर्टॉइस, जिनका नाम था ए बी डे कैन कॉर्टॉइस। कैन में चैन करना पड़ेगा मेरे को, इसको CHAN होगा ये, चैन चॉर्टॉइस, आई मीन कैन कॉर्टॉइस। जितना कॉम्प्लिकेटेड इनका नाम है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इनका काम है। इन्होंने क्या किया था, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स in the cylindrical table in the increasing order, again in the increasing order of their atomic weights। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूं। देखो, कैनकॉर्टॉइस ने क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर पर यहां पर उन्होंने एक एलिमेंट रखा, फिर यहां पर दूसरा एलिमेंट रखा, फिर यहां तीसरा, चौथा, पांचवा करके अपनी टेबल पर एलिमेंट्स को मार्क करके एलिमेंट को ऐसे गोल सिलेंड्रिकल टेबल के फॉर्म में ऐसा लपेट के दुनिया के सामने रख दिया। अब जब आप इस टेबल को देखोगे तो यहां पर आपको जो एलिमेंट दिखाई देगा इस साइड, उसका मास सबसे कम होगा, फिर यहां पर जो दिखेगा उसका मास ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ज्यादा 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 और सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से इनको एक सिलेंड्रिकल टेबल मिली। ये ऐसा मास गोल गोल घूम के बढ़ता जा रहा है, जैसे यहां पर छोटा मास, फिर बड़ा मास, फिर बड़ा मास, फिर बड़ा मास, फिर बड़ा मास, ऐसे करते करते ऐसे गोल गोल घूमते 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 आप यहां तक आ जाओगे। इस तरीके की टेबल कैनकॉर्टॉइस ने दी। अब इस टेबल के अंदर हमें एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स तो मिल गए, लेकिन कॉम्प्लिकेशन तो अभी भी रहा। भाई मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं यहां पर इनकी टेबल इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बनाकर बताऊं कि यहां पर इन्होंने रख दिया हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद में यहां पर क्या मिल गया, लिथियम, फिर लिथियम के बाद यहां क्या मिल गया, बेरिलियम, फिर बेरिलियम के बाद यहां क्या मिल गया, बोरॉन, बोरॉन के बाद मिल गया कार्बन, कार्बन के बाद मिल गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद मिल गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद मिल गया पर फ्लोरीन। तो इसमें आपको मजा क्या आया, इस टेबल के अंदर आपका इशू कहां सॉल्व हुआ। तो ये एक सिर्फ क्लासिफिकेशन था, इसमें कोई हमको ट्रेंड या हमको जैसे कि पिछले वाले केस में, डॉबरनियर वाले केस में एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों भाई भाई हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तीनों भाई भाई हैं। हाँ, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये तीनों भाई भाई हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम है आपस में। ये तो समझ में आया। यहां पर कोई समझ में नहीं आ रहा है, कैनकॉर्टॉइस की क्लासिफिकेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशन, so because of its complicated nature हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, इट वॉज रिजेक्टेड। जैसे कि फेसबुक पर हम लोग हमारा रिलेशनशिप स्टेटस नहीं डालते थे कुछ लेला मजनू, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो रहा तुम्हारी जीवन में, तुमको रोज तुम्हारे पिताजी पिछवाड़े लाल कर दे रहे, तुम्हारे जूते मार मार के, तुमको केटीएम में पेट्रोल का पैसा नहीं दे रहे, इस तरीके के इट्स कॉम्प्लिकेटेड करके डाल देते हो। वैसे ही इनका तुम्हारे रिलेशनशिप से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों। तो इसको लेटर ऑन रिजेक्ट कर दिया गया। क्या इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी और डिटेल में जाती है? अगर हां तो हम उसे यहां पर जरूर देखेंगे। और सबसे बड़ी बात हमें यहां पर क्या पता चली कि ये तो केमिस्ट थे भी नहीं, ये तो ससुरे जियोलॉजिस्ट थे, एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, ए बी डे कैनकॉर्टॉइस 1862 में। He arranged
द देन नोन एलिमेंट, यानी उस समय इनको जो एलिमेंट नोन थे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मेड अ सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज. दिस इज ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन. बस इतनी बात करके इनकी 12 बजा दी गई. और हमको भी नीट हो, जेई हो या हमारे 11th एग्जाम हो, हमें भी इससे ज्यादा इस इंसान AEB केन्कोटॉइस और इनकी सिलेंड्रिकल टेबल के बारे में कुछ नहीं जानना है. हमको सिर्फ ये देखना है कि AEB केन्कोटॉइस जो कि फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था. इन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल दी थी जिसमें एलिमेंट्स को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में रखा था और एक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी. इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाया, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेटेड नेचर. क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए, अब इसके बाद जब इट्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर अब क्या करें? फिर भैया अब आप और मैं मिलकर क्या करें? तो इसके बाद एक आए मजनू, जिनका नाम था मजनू. मजनू बन गया फिर मजनू. मजनू जिनका नाम था न्यूलैंड. जिनका नाम क्या था? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ. इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने प्रपोज किया न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ. कौन से साल की बात है ये? इस केन्कोटॉइस के 3 साल बाद की बात है, यानी 1865 के आसपास की बात है. सर आप ये जो ईयर्स पर इतना फोकस कर रहे हो, क्या ये हम लोगों के लिए नीट और जेई में इंपॉर्टेंस रखता है? स्लाइटली. हल्का फुल्का नॉलेज बेटा होना चाहिए, हल्का फुल्का नॉलेज चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूं. ठीक है, तो क्या हुआ? अब न्यूलैंड की बात करते हैं. एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाता हूं. तो न्यूलैंड के उनके बाबू सोना से ब्रेकअप हो गया था. तो न्यूलैंड बेचारे दुख थे, दर्द में थे. अब वो आए, पियानो पर बैठ गए. पियानो बजाना आता था गरीब आदमी को. तो पियानो के सुर थे सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद फिर सा. वैसे अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी. ऐसे ये अपना पियानो बजा रहे थे. बोलते ओ जानू तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई जानू, अब मेरा क्या होगा. ऐसे करके ये पियानो बजा रहे थे और दारू पी रहे थे. अब अचानक से इनको याद आया, उत्तरी उत्तरी यार, कल सुबह कॉलेज में तो पढ़ाना है यार, पढ़ाना मेरे को तो यार, उत्तरी उत्तरी अब कैसे पढ़ाऊंगा यार उत्तरी. तो इन्होंने बोला यार पढ़ाना है, और पढ़ाना भी मेरे को एलिमेंट्स. और इनके समय तक आप लोग जानते हो 1865 तक तो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे. क्या करे कुछ समझ नहीं आया. तो इन्होंने देखा कि अगर मैं एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना शुरू करूं, तो हाइड्रोजन के बाद में लिथियम के बाद में बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन के बाद में जो अगला एलिमेंट आता है दैट इज फ्लोरीन. वो हाइड्रोजन से इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्साइड, इन टर्म ऑफ देयर हैलाइड एंड इन टर्म ऑफ देयर हाइड्राइड सिमिलरिटी रखता है. देखो कैसे, हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो H2 बनाएगा, यानी HH. सिमिलरली फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो HF बनाएगा. जिस प्रकार हाइड्रोजन H2 नाम की गैस है, फ्लोरीन F2 नाम की गैस है. जिस प्रकार 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में H2O बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार 2 फ्लोरीन एक ऑक्सीजन के साथ में F2O बनाते हैं. जिस प्रकार आपका एक हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में HF बनाता है, ठीक उसी प्रकार एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ में F2 बनाता है. तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होने की वजह से इन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन रख दिया. अब यह बात तो दुनिया जानती है कि लिथियम और सोडियम में कॉमन था. बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम आ गया, यहां पर एल्यूमिनियम आ गया, यहां पर सिलिकॉन आ गया, यहां पर फास्फोरस आ गया, यहां सल्फर आ गया, यहां क्लोरीन आ गया, यहां पर पोटेशियम आ गया और यहां पर कैल्शियम आ गया. तो पहले 20 एलिमेंट के लिए तो इनका ये वाला पैटर्न लॉक हो गया. और यहां पर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा कि जिस प्रकार हमारे म्यूजिकल नोट में
पहला नोट सा होता है, दूसरा रे, गा, मा, प, ध, नी, ये 7th नोट होता है। 7th नोट के बाद में जो अगला नोट आता है वो वापस से सा आता है, और ये सा वाला नोट आपका फर्स्ट नोट था। तो जिस प्रकार म्यूजिकल नोट्स में हर 8वां नोट फर्स्ट नोट की तरह होता है, इनके एलिमेंट्स का अरेंजमेंट भी कुछ इस प्रकार था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की तरह थी। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की तरह थी। कैसे? अगर मैं लिथियम को फर्स्ट मानूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सोडियम 8th नंबर पर आ गया। मैं कैल्शियम को अगर फर्स्ट मानूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिलिकॉन 8th पर आ गया। हर पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? तो यहां पर ये काफी अच्छा एप्लीकेबल होता हुआ नजर आया। तो यहां पर न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव लॉ बनाया था, और क्या बोला इन्होंने? दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, that when the elements are placed in the increasing order of their atomic mass या atomic weights, हम लोग पुराने जमाने की लैंग्वेज यूज कर रहे थे, हम atomic mass की जगह atomic weight यूज कर रहे हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। So when the elements are placed in the increasing order of their atomic weights, then every eighth element shows similarity with the first element, just like in musical notes, जिस प्रकार आपको म्यूजिकल नोट्स में देखने को मिलता है, उसी प्रकार हम लोगों को यहां पर भी ये देखने को मिलता है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब यहां पर इनके साथ में एक ड्रॉबैक क्या क्रिएट हो गया? इनके साथ में यहां पर एक ड्रॉबैक ये क्रिएट हो गया कि जैसे ही कैल्शियम के बाद में जो अगला एलिमेंट आता है स्कैंडियम, अब ये स्कैंडियम और एल्यूमिनियम और बोरॉन में सिमिलैरिटी गायब हो गई। बोरॉन एल्यूमिनियम सेम है, पर स्कैंडियम की प्रॉपर्टी इनसे एग्जैक्ट मैच नहीं करती। फिर स्कैंडियम के बाद में यहां पर टाइटेनियम आ गया, फिर यहां पर वेनेडियम आ गया, फिर यहां पर क्रोमियम आ गया, तो फिर यहां पर मजबूरी में मैग्नीज रखना पड़ेगा। और मैग्नीज और इनकी प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का फर्क है। तो जैसे ही हम लोग हेवियर एलिमेंट्स पर जाते हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहां पर ड्रॉबैक क्या आ गया? दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम एंड नॉट फॉर हेवियर एलिमेंट्स के लिए तो ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। और दूसरा क्या मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा क्या कि बाय दिस टाइम इनर्ट गैसेस या मैं कहूं आपकी नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, ये डिस्कवर्ड नहीं थी। तो इस वजह से न्यूलैंड का लॉ भी आगे ज्यादा काम नहीं कर पाया। लेकिन गाइज यहां पर एक बात समझे कि न्यूलैंड ने बेंचमार्क सेट कर दिया। क्यों बेंचमार्क सेट कर दिया? क्योंकि यहां पर हमको एक टेबल जैसा अरेंजमेंट दिख रहा है। अभी तक सब कुछ एब्रप्ट चल रहा था, कोई सिलेंडर बना रहा था, तो कोई 3-3 के सेट बना रहा था, लेकिन यहां पर एक टेबल का रूप देख रहा है। मतलब अगर मैं एक टेबल ऐसी इमेजिन करूं कि अगर मैं इस प्रकार की एक टेबल बना दूं, ये देखो, तो यहां पर एक प्रॉपर हमारे स्कूल में जैसे पीरियड्स नहीं लगते, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये देखो एक टेब्यूलर अरेंजमेंट हमको धीरे धीरे नजर आ रहा है। तो इनिशियली तो इस बेचारे को, न्यूलैंड को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन गाइस 1887 में
इनको लंदन कम्युनिटी ने डेवी अवार्ड से नवाजा, डेवी मेडल दिया गया फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क। तो इनको फर्दर ऑन डेवी मेडल मिला बाय द लंदन सोसाइटी। तो ये था आपके न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ, यानी म्यूजिकल नोट्स की तरह अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो ये इस प्रकार नजर आएगा। आइए एक बार एनसीईआरटी के दर्शन कर लें कि हमारी एनसीईआरटी इन चचा के बारे में क्या बोलती है। तो ब्लम 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 ब्लम, ये आ गए हम लोग यहाँ पर। देखो अब ये क्या कहती है एनसीईआरटी गाइस, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगी साथ साथ, ठीक है ना। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ये तीन आदमी नहीं एक ही आदमी है। 1865 में इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ही अरेंज्ड, आप लोग इसे अपनी एनसीईआरटी में मार्क करेंगे, मार्क नहीं करेंगे तो आप लोग इसे अपने नोट्स में अभी इसी वक्त मेरे नोट्स के साथ साथ स्टार बनाकर ऐड करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पॉइंटर नोट्स होने चाहिए अगर नीट और जेई क्लियर करनी है तो। सो ही अरेंज्ड the element in the increasing order of their atomic weight and noted that every eighth element had the property similar to the first element. So the relationship was just like every eighth note resemble the first note in octaves of the music. Music में भी octaves ही काम करते हो high. So Newland law of octaves seem to be true only for element up to calcium. स्टार बनाएंगे इसको, यही नीट में सवाल आता है कि ये आपके कैल्शियम तक एप्लीकेबल होता है। ऑल्दो दिस आइडिया वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, ही फॉर हिज वर्क वाज लेटर ऑन अवॉर्डेड इन 1887। देखो जैसा मैंने आपसे कहा था 1887 में द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उन्हें डेवी मेडल दिया था। तो इनके ऑक्टेव की भी काफी ज्यादा पहचान थी, इनके ऑक्टेव को भी काफी सराहा गया। ऐसा नहीं है क्योंकि देखो इन्होंने टेबुलर फॉर्म में चीजों को अरेंज करके रखा। देखो जिस प्रकार आपके म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसी प्रकार इन्होंने इसको भी एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज करा था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर सा है तो ये हो जाएगा रे, देन ये हो जाएगा गा, देन ये हो जाएगा मा, देन ये हो जाएगा पा, देन ये हो जाएगा धा और ये हो जाएगा नी, और नी के बाद वापस से आ गया आपका सा। तो इस तरीके से आपके यहां पर हमें देखने को मिला न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे गुलजारी लालो, लेट्स मूव अहेड। और न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के बाद में हम लोग अगले लॉ की बात करते हैं, दैट इज लोथार मेयर कर्व। अच्छा सर ये क्या प्राणी है, ये कोई नया प्राणी है? हाँ जी, ये एक नया प्राणी है जिसका नाम है लोथार मेयर कर्व। नाउ गाइस लोथार मेयर कर्व और मेंडलीव ने सेम टाइम पर सेम काम करके बताया। 1869 के आसपास की बात है, 1869 के आसपास की बात है, यानी कि आपके न्यूलैंड के काम के लगभग 4 साल बाद की बात है। 1869 इनके सेम टाइम मेंडलीव भी काम कर रहे थे, लेकिन मेंडलीव को इनसे ज्यादा सक्सेस मिली। क्यों मिली मैं आपको बताता हूं। गाइस लोथार मेयर ने क्या करा, लोथार मेयर बेसिकली प्लॉटेड the elements with properties like their atomic volume, पहली बार आपको एक नया शब्द देखने को मिल रहा है यहां पर, एटॉमिक वॉल्यूम, और आपको दूसरा वर्ड यहां पर देखने को मिल रहा है एटॉमिक वेट। यानी यहां पर क्या किया गया, लोथार मेयर ने प्लॉट किया एलिमेंट को विद द प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम एंड फाउंड that the elements with same properties obtains the same peak or same point, obtain the same peak or same point in his curve। इनके कर्व में उनको सेम पीक और सेम पॉइंट मिला। आइए हम इनके थोड़े से कर्व को अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से बनाकर देखें। मेरे को आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है 1% भी इसको विजुअलाइज करवाने की,
मैं आपको इसको बिल्कुल रटने के लिए या इसको देखने के लिए बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगा, बस आप लोग इसको इस तरीके देख लीजिए कि ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर ये और ऐसा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को ये मूव करता हुआ दिखाई देगा, और ये इसी तरीके से मूव करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपको ये कर्व बना दिया। अब यहां पर इन्होंने देखा कि यहां पर सबसे पहले इनको दिखाई दिया लिथियम, यानी एक पीक पर सबसे ऊपर लिथियम आ गया, तो लिथियम के बाद यहां पर इनको दिखाई दिया सोडियम। देखो लिथियम के बाद में सोडियम आता है, यहां पर इन्होंने लिखा लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम, सोडियम के बाद फिर यहां पर क्या आ गया मैग्नीशियम। देखो लिथियम के बाद मैग्नीशियम, तो यहां मैग्नीशियम, फिर यहां पर एल्यूमिनियम, तो देखो बोरॉन की तरह एल्यूमिनियम, फिर यहां पर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद यहां पर देखो फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फिर क्लोरीन। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, इसको प्लॉट किया। समझ में आया? तो इस तरीके का कुछ कर्व था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई गाइस, इस कर्व में भी क्या प्रॉब्लम हो गई कि ये भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का था, ये भी कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का था। इमेजिन करो आज की तारीख में तुमको पीरियोडिक इस प्रकार टेबल के फॉर्म में ना देते हुए एक कर्व के फॉर्म में होती। 99% बच्चों की तो कर्व को देख के ही फट जाती कि यार ये क्या है, ये क्या बला है, ये साला हम कब तक याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, है ना। तो इस प्रकार इन्होंने इसको एक कॉम्प्लेक्स नेचर शो किया, और इस प्रकार हम लोग इसे ज्यादा फॉलो नहीं करते। सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी गुड पोस्टुलेट। क्यों? देखो आप, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि हमारे जो बहुत सारे एलिमेंट है ये ग्राफ में सेम पोजीशन, सेम लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये था तो अच्छा, एक नया टर्म एटॉमिक वॉल्यूम भी यहां पर निकला, हमें एटम के वॉल्यूम के बारे में भी पता चला, लेकिन हम इसको कब तक यूज करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स नेचर की तरह लेटर ऑन इसको अवॉइड कर दिया गया। और जो पहला ब्रेक थ्रू मिला वो इसी समय इनके कंटेम्प्रेरी काम करने वाले मेंडलीव को दिया गया, क्योंकि मेंडलीव ने टेबल फॉर्म में चीजों को अरेंज किया था, जो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन हम एक बार फिर एनसीईआरटी के दर्शन के लिए चलेंगे और देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी इस लोथार मेयर नाम के चाचा को कुछ और ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे रही जितने हम लोगों ने दी है। तो आइए हम लोग लोथार मेयर दादाजी की बात करें। सो यहां पर द पीरियोडिक लॉ वॉज नोन as we know it today owes the development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev and the German chemist Lothar Meyer। यानी दो लोगों की वजह से आज की तुम्हारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिंदा है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली, जैसा मैंने आपसे कहा था, लोथार मेयर और आपके मेंडलीव दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, दोनों केमिस्ट थे। 1869 के आसपास की बात है। दे प्रपोज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। दोनों ने अपने अपने फॉर्म में, मेंडलीव का पढ़ेंगे लेकिन आपने अभी मेयर, लोथार मेयर का देख लिया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के हिसाब से रखा था। एंड सिमिलर प्रॉपर्टी अपीयर्स या सिमिलरिटी अपीयर्स इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल। हर एक रेगुलर इंटरवल पर आपको सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे लिथियम आपको यहां पर ग्राफ में सबसे टॉप पर दिख रहा था, फिर उसके नीचे आपको बेरिलियम दिख रहा था, फिर उसके नीचे आपको बोरॉन दिख रहा था, फिर आपको कार्बन दिख रहा था, फिर नाइट्रोजन दिख रहा था, फिर ऑक्सीजन दिख रहा था, फिर फ्लोरीन दिख रहा था, और फिर आपको इस प्रकार से सोडियम दिख रहा था नियॉन के बाद। तो आपको एक सेम पॉइंट पर आपको इस तरीके से चीजें नजर आ रही थी। लोथार मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट द एटॉमिक वेट। यानी यहां पर मैंने आप लोगों को जो कर्व पढ़ाया था, यहां पर आप लोगों को जो मैंने कर्व पढ़ाया था, वो कर्व आपका एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का था। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि लोथार मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, फिर एटॉमिक वॉल्यूम के बाद मेल्टिंग पॉइंट, फिर उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट, ये तीन चीजों को लेकर, यानी यहां पर पहले एटॉमिक वॉल्यूम रखा, फिर यहां पर एटॉमिक वॉल्यूम के बाद मेल्टिंग पॉइंट आ गया, फिर मेल्टिंग पॉइंट के बाद यहां पर बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ऐसे अलग अलग कर्व्स बनाए
वर्सेस एटॉमिक वेट, यानी यहां पर उन्होंने एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को उन्होंने यहां पर कांस्टेंट रखा, यहां पर चीजें चेंज करते गए और उनको एक पीरियोडिक पैटर्न दिखाई दिया। अनलाइक न्यूलैंड, लोथार मेयर ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन द लेंथ ऑफ दैट रिपीटेटिंग पैटर्न। बाय 1868 लोथार मेयर हैड डेवलप्ड अ टेबल, बाद में लोथार मेयर ने इसका एक टेबल भी डेवलप किया, जो कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बड़ा नजदीक था, लेकिन बाद में इन्होंने टेबल भी डेवलप किया था और ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्लोजली रिसेंबल कर रहा है। हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल आफ्टर द वर्क ऑफ डामित्री मेंडलीव, द साइंटिस्ट हु इज जनरली क्रेडिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि भैया लोथार मेयर की किस्मत खराब थी, लोथार मेयर की किस्मत खराब थी, क्योंकि बेचारे ने इतना बढ़िया ग्राफ बनाया, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, और इसके कर्व को उन्होंने टेबल का भी रूप दिया। जैसा मैंने आपसे कहा था कि उनका ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन बाद में उन्होंने टेबल भी डेवलप करी, लेकिन वो लेट हो गए। क्यों? क्योंकि तब तक उनके कंटेम्प्रेरी जो थे रशियन साइंटिस्ट दमित्री मेंडलीव, उन्होंने एक टेबल का रूप दे दिया था अपने काम को और उनके पहले अपने काम को पब्लिश कर दिया था, इसलिए जो जनरल क्रेडिट दिया जाता है वो मेंडलीव को दिया जाता है। अब हम लोग मेंडलीव ने क्या काम किया था वो स्टडी करेंगे, बट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर वी आर गोइंग टू फिनिश नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडलीव के पूरे काम को देखेंगे और उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और फिर ट्रेंड्स की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मजेदार लगा होगा, आपको एनसीईआरटी को पैरेलल रख के पढ़ने का कॉन्सेप्ट भी अच्छा लग रहा होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम लोग हमारे पूरे नीट और जेई के सिलेबस को, क्लास 11th के सिलेबस को जुगनू बैच में कवर करेंगे और जैगवार बैच में 12th के सिलेबस को विद जेई नीट कवर करेंगे। तो अगर आप लोग ड्रॉपर है तो दोनों बैचेस फॉलो करो। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।